जय हिंद दोस्तों, मैं तुषार कुमार क्लियर सीजीपीएससी से। आज हम लोगों की क्लास में एक टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट था जो सभी लोग दे सकते थे। निःशुल्क टेस्ट हुआ था 100 प्रश्नों का। तो उस पे आंसर कैसे लेने हैं, क्या उसके मॉडल आंसर है, इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। उसका मॉडल आंसर लेके आ रहे हैं। यदि आपने वो टेस्ट दिया था तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वो टेस्ट नहीं दिया था तो कैसे क्वेश्चन आए थे उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग विंडो स्विच करते हैं और जिसमें प्रश्न है वाले विंडो को लेके आते हैं। तो मैं अपना कैमरा बंद करूंगा ताकि पूरा फोकस आप लोगों का वहीं पे रह सके। तो जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई होगी, स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन पे ऐसे मत बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू है। 1 नंबर और 2 नंबर जो था हम लोगों ने जो काम करना था ईमेल एड्रेस वाला, तो वो सेक्शन पे वो वाले पे आ जाता है। क्वेश्चन 3 से शुरू होता है। 102 क्वेश्चन तक होंगे, 102 103 तक टोटल 100 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमारा पहला करंट अफेयर का सेक्शन था, करंट अफेयर के सेक्शन में पहला जैसे क्वेश्चन है, द नाइट वॉचमैन की फिक्शन के लिए पुलित्जर अवार्ड किसको प्राप्त हुआ। करंट अफेयर वाले सेक्शन पे काम हो रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, लुइस एड्रिच। लुइस एड्रिच जो है, इनको हमारा नाइट वॉचमैन के लिए पुलित्जर अवार्ड प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। पूछ सकता है वर्ष 2021 का पुलित्जर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है, ये भी पूछ सकता है। या फिर पुलित्जर अवार्ड प्राप्त करता लुइस एल्ड्रिच को किस रचना के लिए मिला। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन लिया, द नाइट वॉचमैन के लिए किनको मिला, तो वो याद रखिएगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, नेहरू तिब्बत ऑफ चीन। नेहरू तिब्बत और चीन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। नेहरू तिब्बत और चीन शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी। तो नेहरू तिब्बत और चीन की पुस्तक लिखने वाले हैं हमारे अवतार सिंह वासिन। याद रखिएगा कौन है, अवतार सिंह वासिन। इन्होंने जो है नेहरू तिब्बत चीन पुस्तक लिखी है, इसकी रचना की। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर क्वेश्चन आता है, हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है। तो दो तूफान थे जो टकराए थे, एक तौकते था और एक यास था। जो पश्चिमी तट पे टकराया था उसका नाम तौकते था, जो पूर्वी तट मतलब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तरफ टकराया था उसका नाम क्या था, यास था। तो इसका आंसर क्या होगा, यास होगा। ये मई महीने में जो है तूफान आया हुआ था। चक्रवाती तूफानों के लिए हमने एक वीडियो जारी किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। जो दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस मतलब किस राज्य में इसको घोषणा किया गया है या किस राज्य में है। तो दहिंग पटकाई जो है, असम सरकार है, असम सरकार ने इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया है, या असम राज्य में है जो राष्ट्रीय उद्यान बनता है। इसका आंसर क्या आएगा, असम आएगा। तो याद रखिएगा असम होगा इसका फाइनल आंसर हमारा। ओके, ये जनरल नॉलेज का ही हमारा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में तिहरा धन्य दिन अवसर वैशाख पूर्णिमा में कौन सा महोत्सव बनाया गया। ये पूछ रहा है कि कौन सा महोत्सव बनाया गया। तो इसका आंसर क्या है, वैशाख महोत्सव। इस दिन जो है कौन सा महोत्सव बनाया गया, तो हमारा याद रखिएगा वैशाख महोत्सव है जो बनाया गया था। फिर बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर के एक सेक्शन में और क्वेश्चन पे, करंट अफेयर के। हाल ही में निधन हुए मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख की उपाधि कब मिली। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था मिल्खा सिंह के ऊपर के, कि कब इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि मिलती है। तो फ्लाइंग सिख की उपाधि इनको मिलती है वर्ष 1960 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी जो है हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। वर्तमान में देश के नए चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में देश के नए चुनाव आयुक्त अभी निर्वाचित हुए हैं। अभी इनको मतलब निर्वाचित बोलना सही नहीं रहेगा, इनको अभी जो है इनको दिया गया है पद। तो ये कौन है, अभी नियुक्त इनके हुए हैं। तो इनका नाम आता है हमारा अनूप चंद पांडे। तो ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। नए निर्वाचन आयुक्त कौन है, हमारे अनूप चंद पांडे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे पास फिर क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम संत बाबा गाहिरा गुरुदास के नाम पर किया गया है। इसकी अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है। तो ये अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है, ये वाला प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 17 जून। 17 जून 2021 इसकी अधिसूचना जारी की जाती है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, ये जो रायगढ़ मेडिकल कॉलेज है इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो संत बाबा गाहिरा गुरु घासीदास के नाम पे कर दिया गया है। तो याद रखिएगा ये। चलिए फिर क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 11। इस वर्ष का जैव विविधता दिवस का विषय क्या था। तो जैव विविधता दिवस का विषय पूछ रहा है। तो ये वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर्यावरण दिवस और जैव विविधता दिवस में। इसका जो आंसर आएगा क्या है, जैव विविधता हम समाधान का हिस्सा है। ये था जैव विविधता दिवस का
हमारा आंसर। पारिस्थितिकी पुनर्बहाली जो है वो हमारा थीम था किसका, पर्यावरण दिवस का। तो याद रखिएगा दोनों चीज को। फिर करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसको। चक्रवाती तूफानों की उत्तरी गोलार्ध में घूर्णन की दिशा कौन सी होती है। जैसे जो चक्रवाती तूफान है वो जब हमारे उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तरफ आते हैं तो कौन सी दिशा में उनका जो है चक्रवात का रोटेशन रहता है। तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में रहता है घड़ी के विपरीत दिशा पे। ऑप्शन भी होगा हमारा आंसर। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें ऑस्ट्रेलिया तरफ, न्यूजीलैंड तरफ, तो ये जो है घड़ी के सीधी दिशा पे घूमेगा या घड़ी की दिशा पे घूमेगा। तो याद रखिएगा इसको। उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश है, भारत है, अमेरिका है, जो भी देश है, यहाँ पे कैसे रहेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में जो है तूफान का घूर्णन रहता है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा इतिहास का सेक्शन शुरू होता है। इतिहास के सेक्शन के प्रश्नों को हम लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिख रहा है, कूट वाले हैं इतिहास के क्वेश्चन। कैसे बोल रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। आपको सही कथन का चयन करना है। तो उसमें जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या बोलता है, राष्ट्रीय यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था। क्या ये कथन सही है, हमको चेक करना है। बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा, कि वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ के समय पर किया जाता था प्रजा के मनोरंजन से और शौर्य प्रदर्शन के लिए। ये वाला स्टेटमेंट सही है क्या। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और तीसरा, पुरुष में एक यज्ञ पुरुषों की बलि से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, उपरोक्त सभी जो है हमारे सही हैं। जो भी कूट दिए थे तीनों कूट हमारे सही हैं। तो ये इतिहास से संबंधित है, प्राचीन काल के इतिहास में संबंधित है, वैदिक काल का प्रश्न है। चलिए इसके बाद आता है हमारा, ऋग वैदिक काल में विवाह की पद्धति का वर्णन है। वैदिक काल से संबंधित इतिहास का क्वेश्चन है। ऋग वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह की पद्धति को वर्णन था। तो दो पद्धति का वर्णन था, एक अनुलोम विवाह का वर्णन था, प्रतिलोम विवाह का वर्णन था। दो विवाह का वर्णन था, देव विवाह का वर्णन नहीं था। ये देव विवाह वाला जो है इसका वर्णन नहीं था। तो हमारा पहला और दूसरा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या लगेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, केवल 1 और 2, मतलब ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी सही सुमेलित नहीं है। कौन सी राजधानी महाजनपद के साथ सुमेलित नहीं है। महाजनपद से क्वेश्चन है, इतिहास के महाजनपद काल से। वत्स की राजधानी वैशाख कौशाम्बी सही थी, वज्जी की मिथिला बिल्कुल सही है, और सूरसेन की मथुरा ये भी सही है। तो 15 में तीनों सही सुमेलित है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो सांख्य दर्शक के प्रतिपादक महर्षि गौतम भी नहीं है, महर्षि पतंजलि भी नहीं है, महर्षि कणाद भी नहीं। इसमें क्या आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। यदि आप जानते होंगे कि कौन है तो आप कमेंट करिएगा कौन है। ये सारे क्वेश्चन आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए से डाला जाता है आयोग की तरफ से। 3 नाम ऐसा देगा इतिहास से संबंधित जो आपको लगेगा आपने सुना है, इनमें से कोई नहीं, टिक करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हम लोग जब सेट कर रहे थे इस बार का क्वेश्चन, यही देख रहे थे कि कितने ऐसे छात्र हैं जो किसी एक को टच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म से संबंधित मत नहीं है। बोल रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित मत कौन सा नहीं है। तो पंचस्कंद है क्या, जी हाँ बौद्ध धर्म से संबंधित मत है। अनीश्वरवाद है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। क्षणिकवाद है क्या, ये बिल्कुल है। ये दर्शन का है, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, बट बौद्ध दर्शन यदि पढ़ेंगे तो बौद्ध दर्शन के अंदर इसको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो दर्शन का सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो आजकल इतिहास में पूछा जाता है उससे संबंधित प्रश्न था। तो इसमें आंसर क्या आएगा, जी हाँ बिल्कुल ऊपर के तीनों जो है सभी बौद्ध धर्म के मत हैं। तो तीनों जो है बौद्ध धर्म के मत हैं, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। राक्षस विवाह, ये भी ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हमारे यहाँ जो हम वैदिक काल पढ़ते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आता है प्राचीन काल का। राक्षस विवाह किस प्रकार का विवाह होता है ये पूछ रहा है। तो राक्षस विवाह में क्या आएगा आंसर, याद रखिएगा, यदि आप अपहरण करके विवाह करते हो, तो अपहरण करके विवाह करते हो महिला का, तो उसको राक्षस विवाह बोला जाता है। तो अपहरण विवाह जो है एक राक्षस विवाह है। ओके, याद रखिएगा, राक्षस विवाह अपहरण विवाह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आ रहा है। लोकमान्य के तिलक के अनुसार आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ। ये भी इतिहास से क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब हम पढ़ते हैं आर्यों का आगमन, तो उससे रिलेटेड है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं आर्यों के आगमन के लिए। तो उनमें से एक का नाम लेके पूछ रहा है, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने पूछा है, बताया है कहाँ से आर्यों का आगमन हुआ। तो लोकमान्य तिलक कहाँ से बोलते हैं, लोकमान्य तिलक बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से लोकमान्य तिलक कहते हैं आर्यों का आगमन जो है हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव। चलिए फिर क्वेश्चन आता है हमारा जैन धर्म से रिलेटेड।
कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का निर्वाण स्थल रहा है? तो कैलाश पर्वत की बात यदि हम करेंगे तो कैलाश पर्वत हमारा जो है जैन तीर्थंकर आदिनाथ का निर्वाण स्थल रहा है। ये याद रखिएगा, कौन है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ, इनका निर्वाण स्थल रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म से हटके बौद्ध धर्म के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को यदि हम पकड़ेंगे तो क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप जब भी प्रश्न बनाएंगे तो देखिएगा आखिरी में क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। इसमें जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन का चयन करके हमको उत्तर लगाना है। जैसे पहला पूछ रहा है, स्टेटमेंट में आता है, प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। जी हाँ, ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष देवाधिक्षमा श्रवण थे, ये भी सही कथन है। अयोध्या को 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान कहा जाता है, जो लोग पढ़ते हैं अच्छे से उनको पता होगा, ये भी बिल्कुल सही। फिर इसके बाद आता है, तेरापंथी समुदाय मानता है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र का त्याग आवश्यक है। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये जैन धर्म से संबंधित समुदाय है, ये कथन जो है गलत है। तो चौथा कथन जो है, केवल और केवल 4, चौथा कथन जो है हमारा सही नहीं है, चौथा कथन जो है गलत है। इतिहास के थोड़े डीप क्वेश्चन है ये, तो आप बताइएगा कमेंट करके कि क्वेश्चन का लेवल भी आपको कैसा लगा है, क्या लग रहा है कि यह पीएससी के बराबर है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमको ये बताना है। फिर से गलत कथन का चयन करना है। तो जैसे पहला कथन इसमें आ रहा है, स्तूपों का निर्माण बुद्ध के अंगों द्वारा किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है ये। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा कथन, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या में से एक है। ये वाला कथन भी जो है हमारा सही है। चलिए इसके बाद यदि बात की जाए, कुशीनगर में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, ये वाला कथन आप अगर लगाने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पावापुरी है। स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। बौद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज की संज्ञा दी जाती है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध को, बिल्कुल ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, गलत कौन सा है, तो केवल तीसरा। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा हमारा, ऑप्शन लगेगा हमारा सी, केवल 3 नंबर जो है हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आएंगे अगर, तो हमारा अर्थशास्त्र का सेक्शन शुरू होगा, इकोनॉमिक्स का सेक्शन। तो इकोनॉमी के प्रश्न को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू है। पहला बोल रहा है, स्टेटमेंट किसके बारे में पूछ रहा है, बोलता है नगद आरक्षण अनुपात CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में सही कथन का चयन करना है। जिसमें पहला कथन दे रहा है, ये RBI द्वारा जारी किया जाता है, पहला कथन बिल्कुल सही है। यह बैंकों की कुल जमा का वह हिस्सा है जो बैंक RBI को देती है, RBI के पास जमा कराती है, सही है। इसे नगद के रूप में जमा किया जाना चाहिए, ये भी कथन सही है। चौथा, इसके बदले RBI इस बैंकों को ब्याज देता है, बैंक को ब्याज नहीं देता। CRR के तहत जब पैसा जमा करवाता है RBI बैंकों से, तो उसके तहत ब्याज जमा नहीं करवाता। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा आंसर आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। तो क्वेश्चन 23 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी के सेक्शन में। आगे क्वेश्चन जनरल सा है, 2021-22 की जारी दूसरी मौद्रिक नीति में बैंक रेट क्या है। तो दूसरी मौद्रिक नीति मतलब आपसे पूछ रहा है जून माह में जो जारी हुई थी, तो जून माह में आपको मौद्रिक नीति में बैंक रेट पूछ रहा है। तो जून माह का बैंक रेट हमारा कितना था, 4.25%। ये आपको याद करना पड़ता है। CRR SLR जो भी चीज़ें हैं, 6 बार मौद्रिक नीति जारी होती है, तो 6 मौद्रिक नीति का 6 × 6 36 डाटा आते हैं जिनको याद करना पड़ता है। तो दूसरी मौद्रिक नीति जो जून में अभी हाल ही में जारी हुई थी, उसके आंकड़े के बारे में ये पूछा था। चलिए 4.25% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक और DD किस प्रकार की मुद्रा है। तो बेसिक क्वेश्चन है, चेक और DD के बारे में पूछ रहा है। चेक और DD किस प्रकार की मुद्रा का हिस्सा होते हैं, किस प्रकार के मुद्रा होते हैं। तो चेक और DD को हम बोलते हैं न्यास मुद्रा। याद रखिएगा किस प्रकार की मुद्रा है, ये न्यास मुद्रा है। चलिए इकोनॉमी की थ्योरी में आता है ये मुद्रा वाले चैप्टर में। फिर क्वेश्चन है, सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन सी है। तो सर्वाधिक तरल मुद्रा की जब भी बात आएगी तो सर्वाधिक तरल मुद्रा हमारी होती है M1। अगर व्यापक बोलेगा तो M1 नहीं होती, व्यापक होती हमारी M3, तरल बोलेगा तो M1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है थ्योरी क्वेश्चन, फिर से मुद्रा से ही, अपरिवर्तित कीमत पर निम्न गुणवत्ता का सामान मिलना या अपरिवर्तित कीमत पर निम्न गुणवत्ता का सामान देना किस प्रकार का उदाहरण है। ये किस प्रकार के उदाहरण है, ये एक मुद्रास्फीति का उदाहरण है। आप घोटाला मत लगाइएगा, व्यापक मुद्रास्फीति नहीं लगाइएगा, ये कैसा है, अदृश्य मुद्रास्फीति है। अदृश्य मुद्रास्फीति में क्या होता है,
आप सामान के लिए कीमत वही दे रहे हो, बट क्या होता है आपको लो क्वालिटी का सामान मिलता है। जैसे जब हम लोग क्लास पे कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था वो जो वीडियो गेम आता था खिलौना वाला 150 रुपये वाला, वो पहले एकदम सॉलिड क्वालिटी का आता था, पटक दूँ तब भी कुछ नहीं होगा। आज की डेट में 150 रुपये का क्वालिटी आप वही दे रहे हो, सामान आप पैसा उतना ही दे रहे हो, बट उसकी क्वालिटी ऐसी है मोड़ दोगे तो टूट जाएगा। तो ये क्या था हमारी अदृश्य मुद्रास्फीति। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर क्या है, भंडारण को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया गया। तो भंडारण एकदम सिंपल सा है, सर्विस सेक्टर में शामिल होता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भंडारण जो है शामिल होता है, किसी भी चीज़ को स्टोर करना, स्टोरेज जो है हमारा सर्विस सेक्टर में आता है। चलिए फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश। तो हम लोग अर्थव्यवस्था का जब इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे थे तब बताए थे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो उसमें जैसे था मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी होती है, समाजवादी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो उसमें दो देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, एक भारत है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया देख के आप लगाइएगा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा मतलब ऑप्शन सी, 29 का हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। ये भी हमारे इंट्रोडक्टरी क्लास पे ही हुआ था, इसका भी वीडियो आप देख सकते हैं, होगा। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार बताए जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था के दो प्रकार बताए जाते हैं। कौन कौन सा, एक खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। जैसे खुली अर्थव्यवस्था सारे देश हैं लगभग, बंद अर्थव्यवस्था में हमको क्या दिखता है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया क्या है, आयात निर्यात पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा के रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, लेफर वक्र किससे संबंधित है। लेफर कर्व के बारे में पूछ रहा है। तो जब हम लोग पढ़े थे तो टैक्स वाली प्रणाली पे आता है लेफर वर्ग। लेफर वक्र क्या बताता है, लेफर कर्व बताता है, आर्थर लेफर ने दिया था कि जब भी हम टैक्स लगाते हैं, टैक्स सरकार बढ़ाती है, तो सरकार के रेवेन्यू में उससे क्या अंतर पड़ेगा, तो एक ऑप्टिमल वैल्यू मिलती है। हम लोग जब क्लास पे किए थे तो इसके बारे में बात कर रहे थे। लेफर कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है, याद आ रहा होगा अगर आप लोगों को। तो जैसे जैसे सरकार टैक्स लगाती है, बढ़ाते जाती है, एक कीमत तक टैक्स बढ़ता है, फिर उसके बाद यदि सरकार टैक्स की दर बढ़ाती है तो रेवेन्यू कम मिलने लगता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, लोग जो है हमारा टैक्स को चोरी करने लगते हैं, टैक्स चोरी करने लगते हैं, कर अपवंचन करने लगते हैं। ये याद आता होगा तो आप लोगों को बढ़िया है। चलिए फिर आते हैं, गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन है 32 नंबर का। 32 नंबर गरीबी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है मिश्रित रिकॉल अवधि, इसमें गरीबी का मापन कैसे होता है। तो गरीबी जब हम लोग पढ़े थे तो गरीबी मापन की विधि बताए थे। तो इसमें मिश्रित रिकॉल या मिक्स्ड रिकॉल अवधि के बारे में पूछ रहा है। तो मिक्स्ड रिकॉल अवधि में क्या होता है, तो मिक्स्ड रिकॉल अवधि में होता है पिछले 30 दिन में जो खाने की चीज़ हम उपयोग किए हैं उसके बारे में, साथ ही साथ पिछले 365 चीज़ में गैर खाद्य चीज़, जो भी गैर खाद्य चीज़ है उनका आकलन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पिछले 30 दिनों के खाद्य पदार्थों का उपयोग एवं गैर खाद्य पदार्थ जैसे कपड़े, जूते आदि का पिछले 365 दिनों में उपयोग। तो मिक्स्ड में जैसे मैंने आपको बताया था, दो अलग अलग दिन लेना है, एक 30 दिन, एक 365 दिन। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। पहला वाला मिक्स्ड रिकॉल में नहीं होता, पहला जिसमें बोल रहा है पिछले 30 दिनों में सभी वस्तुओं का नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल दो, केवल दो है क्या हमारे पास, केवल दो, ऑप्शन बी है। तो 32 का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33 बेरोजगारी से संबंधित है, नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी मिलेगी। तो जब हम लोग बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे थे तो बेरोजगारी के प्रकार जब हम लोग देख रहे थे कि शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार की मिलती है, तो दो प्रकार की शहरी क्षेत्र में जनरली बेरोजगारी मिलती है। एक औद्योगिक बेरोजगारी मिलती है, दूसरा शिक्षित बेरोजगारी मिलती है। बाकी प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ये जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। तो इसका आंसर क्या आएगा 33 का आंसर आएगा बी, केवल 1 और 2, या आप बोल सकते हो 1 नंबर और 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 के ऊपर। 34 नंबर पे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के चौथे सेक्टर में शामिल किया जाता है। तो चौथा सेक्टर जब भी बोलेगा तो ज़्यादा दिमाग वाला काम करना है, रिसर्च वगैरह का काम करना है, तो वो कौन सा होगा, विश्वविद्यालयीन अध्ययन। जो भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं या जो भी हायर एजुकेशन वाले फील्ड आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, फोर्थ सेक्टर में आते हैं अर्थव्यवस्था के। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 से हमारा नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है, संविधान का सेक्शन है। तो संविधान के सेक्शन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं 35 से। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य, संघ शासित प्रदेश के नाम, सीमा और न्यायिक क्षेत्र का वर्णन है। पहला वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची विभाजन से संबंधित है, दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरी अनुसूची सूची विभाजन से संबंधित है। मूल संविधान में बोल रहा है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया था, तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है।
जो मूल संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बाद में जोड़ के अभी वर्तमान में 22 की गई है। मूल संविधान की बात बोलेगा तो 14 लेना है। फिर चौथा स्टेटमेंट, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची क्या होती है हमारी, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो पंचायती राज में 29 विषय हैं। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है। क्या बोल रहा है, सही कथनों का चयन कीजिए। प्रश्न को हमेशा आखिरी में आप पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, सही कथनों का चयन कीजिए। तो हमारे सही कथन कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और चौथा। उसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन कौन सा टिक हो रहा है, ऑप्शन टिक हो रहा है हमारा ऑप्शन सी। तो 35 का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन बोल रहा है, संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक, सबसे पहले क्या देखना है, किसके बारे में बोल रहा है, संयुक्त बैठक। ओके, संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की जा सकती है। पहला, संविधान संशोधन विधेयक के लिए कर सकते हैं क्या जी, बिल्कुल नहीं, उसको दोनों सदन से सेपरेट पास कराना आवश्यक होता है। हम लोग कर चुके हैं क्लास में ये। साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की जा सकती है, जी हाँ, दूसरा कथन सही है, साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की जा सकती है। यदि कोई एक सदन किसी विधेयक को पारित कर दे और दूसरा सदन उसे 4 महीने तक रोक दे तो संयुक्त बैठक की जा सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है गलत, 4 महीने तक नहीं, 6 महीने तक यदि रोकेगा तब कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है, केवल 2 है। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन आएगा ए, केवल 2। ऑप्शन ए आएगा हमारा 36 का आंसर। केवल जो 2 कथन है, मतलब दूसरा कथन है, वो हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आ रहा है, धन विधेयक के संदर्भ में सही कथन ज्ञात कीजिए। तो धन विधेयक से संबंधित क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में सही कथन पता करना है। क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहले लोकसभा में ही इसको देना पड़ता है। धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, जी नहीं, राज्यसभा में नहीं आएगा। धन विधेयक हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, जी हाँ, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता। धन विधेयक हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है, चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत है। चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, जी नहीं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, पांचवा गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, छठवा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो क्या पूछ रहा है आखिरी में हमारा, सही कथन का चयन कीजिए पूछ रहा है। सही कथन ये देखिए, तो कौन कौन सा सही हो रहा है, पहला, तीसरा और छठवा। ऑप्शन में है क्या हमारे पास, ऑप्शन डी है हमारे पास, पहला, तीसरा, छठवा। तो 37 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, विधियों के समान संरक्षण के बारे में सही कथन चुनिए। विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 के तहत ही आता है, कई लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो आर्टिकल 14 विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दोनों के बारे में बात करता है। तो इसमें देखते हैं, पहला बोल रहा है इसके स्टेटमेंट में, यह सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। जी हाँ, विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया, पहला सही है। यह सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है, जी नहीं, विधि के समक्ष समता लिया गया है। तीसरा, यह सिद्धांत स्वीडन से लिया गया है, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, स्वीडन से नहीं है, अमेरिका से है। चौथा स्टेटमेंट बोलता है यह नकारात्मक संबंध लिए हुए है। विधि के समक्ष समता नकारात्मक होता है, विधियों का समान संरक्षण नकारात्मक नहीं होता, तो ये भी गलत होगा। पांचवा, यह सकारात्मक संबंध लिए हुए है, जी हाँ, ये पॉजिटिव है। छठवा स्टेटमेंट, एवी डाइसी ने यह सिद्धांत दिया था, जी नहीं, एवी डाइसी ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत दिया है, विधियों का समान संरक्षण नहीं दिया है। तो कौन कौन सा हमारा सही हो रहा है, पहला और पांचवा। मात्र पहला और पांचवा है जो हमारा सही आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। 38 के लिए हमको लगेगा ऑप्शन डी, पहला और पांचवा कथन जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 बोल रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में आप एकदम ध्यान से देखोगे तो अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, सीधा सीधा आंसर लग जाएगा कौन सा, 39 का डी, अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर पालिका पंचायतों से संबंधित है या नगरीय निकायों से संबंधित है बोल सकते हैं। तो संविधान की जो हमारी 12वीं अनुसूची है उसमें टोटल 18 विषय सम्मिलित है। 18 विषय हैं जिन पे हमारी नगरीय निकाय जो है नियम कानून बना सकते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आराम से। चलिए फिर आते हैं, सही कथन का चयन कीजिए। फिर से पूछ रहा है, सही कथन बताना है कूट वाले प्रश्न में। पहला कूट क्या है, सदन के सत्रावसान के कारण कोई लंबित विधेयक व्यापगत होगा।
तो सदन का यदि सत्रावसान होता है तो जो लंबित विधेयक है वो व्यपगत नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोल रहा है सदन के सत्रावसान के कारण कोई विधेयक लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा बोलता है स्टेटमेंट लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है लोकसभा के भंग होने के कारण व्यपगत होगा। लोकसभा ने पारित किया है, राज्यसभा में रुका हुआ है और लोकसभा भंग हो गई, तो बिल्कुल ये जो है हमारा व्यपगत हो जाएगा। चलिए तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा पकड़ते हैं, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है लोकसभा के भंग होने के कारण व्यपगत नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं, इसलिए चौथा गलत है। चलिए पांचवा देखते हैं, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक यदि लोकसभा में लंबित है तो लोकसभा के भंग होने के कारण व्यपगत हो जाएगा। मतलब राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा में पेंडिंग पड़ा था, लोकसभा भंग होगी तो व्यपगत होगा क्या? नहीं होगा। ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं, आर्टिकल 107 का पूरा डिटेल है ये। पांचवा हमारा स्टेटमेंट गलत है। छठवा, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक यदि लोकसभा में लंबित है लोकसभा के भंग होने के कारण व्यपगत नहीं होगा, छठवा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो कौन कौन सा सही मिल रहा है? दूसरा, तीसरा और छठवा। तो 41 के लिए हमारा दूसरा, तीसरा, छठवा देखते हुए कोई ऑप्शन दिख रहा है कि हमारे पास? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा हमारा सही। आर्टिकल 107 से संबंधित ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है? हर कोई बना लेगा, कौन सा है? आर्टिकल 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहता है आर्टिकल 1, पहला स्टेटमेंट ही रहता है। चलिए फिर आते हैं 43, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान के से संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए। अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान आर्टिकल 115 के बारे में पूछ रहा है आपसे। क्या बोलता है? जब किसी सेवा हेतु व्यय की जाने वाली रकम अपर्याप्त पाई जाए तब इसका प्रयोग किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात की जाए, जब किसी सेवा हेतु चालू वित्तीय वर्ष में राशि अधिक खर्च हो गई हो तब इसका प्रयोग किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 115 में इसका उल्लेख किया गया है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। तो 43 का आंसर क्या होगा हमारा? 43 का आंसर होगा सभी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 के बाद 44, उपाधियों के अंत के संबंध में सही चयन को चयन करना है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है आर्टिकल 18 से। क्या बोलता है? राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से या कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, जी हाँ बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट भी। चौथा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी राज्य या किसी अन्य राज्य के अधीन कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, चौथा स्टेटमेंट भी सही है। इस पे चारों स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है आर्टिकल 18 से संबंधित, आंसर क्या आएगा 44 का? ऑप्शन सी, सभी सही है। चलिए 45 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 45 बोल रहे हैं निवारक निरोधक के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को यदि 3 माह से अधिक गिरफ्तार करके रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता होती है। इस सलाहकार बोर्ड के अधिकारी की योग्यता क्या है? जो वो सलाहकार बोर्ड में बैठेंगे उनके अधिकारी की योग्यता क्या होनी चाहिए? निवारक निरोधक कानून आर्टिकल 22 के तहत आएगा हमारे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल 22 भाग 3 में। तो इसमें क्या बोल रहा है? पहला देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, पहला सही है। दूसरा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, दूसरा भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, गलत है तीसरा। चौथा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, गलत है। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय नहीं बोलता है। आर्टिकल 45 हमारा आर्टिकल 22 क्वेश्चन नंबर 45, जो निवारक निरोधक कानून के तहत जिन लोग गिरफ्तार होते हैं यदि उनको 3 माह से भी अधिक गिरफ्तार करके रखना है तो जो सलाहकार बोर्ड होता है उसमें ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो हाई कोर्ट के सदस्य रहे हों या बनने की योग्यता रखते हो। तो पहला और दूसरा ये हमारा सही होगा। तो 45 का हमारा आंसर क्या आएगा? 45 का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 के बाद 46, धार्मिक स्वतंत्रता को किन अधिकारों पर, किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में लिखता है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, 3 कारण देता है। इसमें ऑप्शन में हमारे पास लोक व्यवस्था है, सदाचार है और उपरोक्त दोनों है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? उपरोक्त दोनों। 46 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 47, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व को वाले स्मारकों को संरक्षण प्रावधान दिया गया है?
मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये कौन सा हमारा रहता है, आर्टिकल 49। जब मैं याद करने के लिए बताया था तो आपको बताया था आप कैसे याद कर लेना, एक फर्जी डाटा याद कर लेना, कुतुब मीनार की ऊंचाई 49 मीटर है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कुतुब मीनार 49 मीटर है, मतलब कुतुब मीनार को आपको संरक्षण देना है, तो वहाँ से आर्टिकल 49। चलिए भाग 4 का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, पुरुष तथा स्त्री के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस में है। तो ये वाला हमारा आता है आर्टिकल 39 का डी। तो 48 में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में हमारे पास आर्टिकल पूछ रहा है कौन सा है ये, 39 का डी, जिसमें पुरुष और स्त्रियों के लिए समान काम के समान वेतन की बात की गई है। चलिए 49 पे आते हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 49 बोलता है निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अनुसूची 3 के अनुसार शपथ नहीं लेता। तो याद रखना इसमें कौन आता है तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में हमारे पास आते हैं राष्ट्रपति, जो तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ नहीं लेते। राष्ट्रपति के लिए जो है एक अनुच्छेद अलग से दिया गया है, भाग 5 में ही है, तो एक आर्टिकल के अनुसार उसी में उनके शपथ का फॉर्मेट दिया है। बाकी संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये जो लोग होते हैं इनके लिए बकायदा एक अनुसूची 3 दी गई है। टोटल 9 ऐसे पद हैं जो अनुसूची 3 में उनके शपथ का प्रारूप दिया है। तो 49 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलिए आगे सेक्शन में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सेक्शन आते हैं हमारे। छत्तीसगढ़ के सेक्शन से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है छत्तीसगढ़ में, क्वेश्चन नंबर 50, रायगढ़ से संबंधित गलत कथन क्या है। तो रायगढ़ जिले का गठन 1948 में हुआ, जी बिल्कुल सही है। रायगढ़ के सीमावर्ती जिले सरगुजा, जशपुर, गोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद है, जी हाँ बिल्कुल है, सही है। रायगढ़ जिले में बॉक्साइट एस्क पाया जाता है, हाँ रायगढ़ में कोयला भी है और बॉक्साइट भी है, तो तीनों कथन सही है। तो क्या आंसर आएगा इसका, सभी कथन सही है। जो हम लोगों ने इसके लिए एक बनाया था, हमने एक गुफा का रायगढ़ से, तो उसमें हम लोग डाले हुए हैं, उस समय सीमावर्ती जिले भी रायगढ़ के बताए हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ से आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। 51 पूछ रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, शासक बलेंद्र और उसके वंशजों का शासन क्षेत्र कौन सा था। तो जो बलेंद्र शासक है हमारा, बलेंद्र शासक हमारे थे कोरिया क्षेत्र में। कोरिया क्षेत्र में बलेंद्र एक पर्वत भी पाया जाता है जो इन्हीं शासक के नाम पे रखा गया है। तो बलेंद्र शासक जो है कोरिया क्षेत्र तरफ इनका शासन था, शासक बलेंद्र और उनके वंशजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी, हाईवे से नेशनल हाईवे, सरगुजा संभाग का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सरगुजा संभाग का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सरगुजा संभाग के तकरीबन हर जिलों को छूता है, बलरामपुर को छोड़ के, कौन सा है, नेशनल हाईवे 43। तो नेशनल हाईवे 43 जो है सरगुजा संभाग का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। बाकी जो 53, 30 और 130 ये सरगुजा तरफ जाते ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिउल जलप्रपात किस नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है चिउल जलप्रपात कौन सी नदी पे है। तो जिन लोग करे होंगे कोरिया जिले पे तो उसमें पता चलेगा आपको, गोपत नदी, गोपत नदी पर चिउल जलप्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। चांग माता मंदिर किस जिले में है। चांग माता जो मंदिर है वो किस जिले में है। हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है कि अलग अलग संभाग के जिलों में जो है, अलग अलग संभाग और अलग अलग जिलों के जो मंदिर हैं उनके बारे में, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, हमारे जिला परिचय में भी है। जो चांग माता मंदिर है वो हमारा पाया जाता है कोरिया जिले में। या कहाँ पे स्थित है बोलेंगे तो कोरिया जिले में। चांग माता मंदिर कहाँ पे है, कोरिया जिले में, याद रखिएगा कोरिया जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरबा का क्वेश्चन पूछ रहा है, कोरबा जिला की बॉक्साइट खदानें कौन कौन सी है। तो जियोग्राफी से आप कर सकते हो इसको, खनिज से कर सकते हो, जिला दर्शन से कर सकते हो, 3 जगह पॉइंट पे आ जाएगा। जनरली खनिज में ले सकते हैं या जिला दर्शन में भी ले सकते हैं। तो बॉक्साइट की खदानें पूछ रहा है कोरबा जिले में कौन कौन सी है। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे अगर आपने कभी बोला कि आपका जियोग्राफी या छत्तीसगढ़ अच्छा है तो ऐसे खोद खोद के क्वेश्चन पूछेगा। फुटका पहाड़ है, सभी को पता है, फुटका पहाड़ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 की अगर बात करें, केरता पहाड़ भी है क्या, जी हाँ केरता पहाड़ भी बॉक्साइट के लिए है, और पवन खेड़ा ये भी बॉक्साइट के लिए। तीनों खदानें जो है कोरबा जिला में पाई जाती हैं और तीनों बॉक्साइट के लिए। तो वो हमारा फुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा, ये तीनों बॉक्साइट के लिए फेमस है। हमारा आंसर क्या आएगा, डी, तीनों, 1, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की नदी से संबंधित एक प्रश्न दिख रहा है, इसको लेते हैं। बोल रहा है हसदेव नदी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। हसदेव नदी के बारे में सही नदी का चयन, तो इसके बारे में यदि हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टेटमेंट हम लोग लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बता देंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए जैसे पहला स्टेटमेंट हमारा बोलता है, कोरिया के कैमूर पर्वत श्रृंखला से उद्गम होकर यह नदी कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा में बहती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नदी का उद्गम भी दिया है और प्रवाह भी दिया है, ये सभी चीज़ सही है।
चलिए, जांजगीर चांपा के केरासिला देही के समीप यह महानदी में मिल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, महानदी की सहायक वहीं पर मिलती है। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। हसदेव नदी की लंबाई हाँ 176 किलोमीटर है। इस नदी को कोरबा की जीवन रेखा भी कहते हैं। हाँ, कोरबा के बिल्कुल बीच से निकलती कोरबा की जीवन रेखा है। हसदेव बांगो परियोजना आप पकड़ सकते हो। हसदेव की सहायक नदियों में अहिरन, गज, चोरनाई, झींग, तान, जटाशंकर है। ये सारी की सारी जो है हमारी हसदेव की सहायक है। बिल्कुल ठीक है। हसदेव नदी पर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। हाँ, हसदेव नदी पर ही है मिनी माता हसदेव बांगो। छठवां स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें क्या आएगा, सभी कथन सही है। जो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, ये दो चीज में फर्क होता है। सबसे ऊंचा बोलेगा तो आपको याद रखना है मिनी माता वाला ही है हसदेव बांगो। बड़ा बोलेगा तब आप गंगरेल की तरफ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 कटकोरा का बांधाकार जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इतिहास से क्वेश्चन आ गया है। कटकोरा बांधाकार जिला दर्शन में भी हम लोग करे हुए हैं, तो इसको पकड़ते हैं। कटकोरा बांधाकार के कौन थे? तो मनोहर लाल शुक्ल थे। मनोहर लाल शुक्ल या मनोहर लाल शुक्ला बोल सकते हो, ये थे। चलिए फिर जियोग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है। सप्तधारा जलप्रपात या सात धारा जलप्रपात कौन से जिले में है? एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। सप्तधारा जलप्रपात या सात धारा बारसूर के पास पड़ता है, दंतेवाड़ा में ये जो है अपना स्थित है। अलग अलग सात धाराओं का इसमें नाम भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 छत्तीसगढ़ के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ से हम लोगों को क्वेश्चन करना है। छत्तीसगढ़ के बारे में छत्तीसगढ़ का सही कथन क्या क्या है? तो सही चीज को हम मार्क करेंगे, गलत को काटेंगे। तो फिर से कर देते हैं 1 2 3 4। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला गरियाबंद है, नहीं जशपुर है, पहला गलत है। सबसे पश्चिमी जिला कवर्धा है, गलत है। कौन सा है? हमारा बीजापुर है। इसका वीडियो हम लोगों ने डाला हुआ है, अगर आप देखोगे 1 to CG करके या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेसिक इंट्रोडक्शन, उसमें छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में आपको दिखेगा। सबसे उत्तरी जिला जशपुर है, नहीं, सबसे उत्तरी हमारा बलरामपुर पड़ता है। सबसे दक्षिणी जिला सुकमा है, जी हाँ, सुकमा जो है सबसे दक्षिणी जिला। तो केवल 4, ओनली 4 या ऑप्शन नंबर डी ये होगा हमारा सही आंसर। तो 59 का क्या आंसर आएगा? हमारा डी आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास। मेटागुंडम की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पूछ रहा है मेटागुंडम की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो मेटागुंडम की पहाड़ी है हमारी बीजापुर में। तो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब भी आप जिला पढ़ेंगे डीप स्टडी आपको करना आवश्यक है। जितना हो सकता है आप डाटा ले लीजिए। पर्वत, पहाड़ और नदी, इसके लिए तो खासकर वो कौन सा आयोग पूछता है, वो खुद के निकालता है नए नए पर्वत पहाड़, और उसको तो जितना आपको मिलेगा आप उतना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही कथन का चयन करना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही कथन का हमको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 61 इंद्रावती, इसके लिए लिख देते हैं 1 2 3 4 स्टेटमेंट। 1978 में स्थापित यह नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का दूसरा है। तो 1978 में स्थापित हुआ था और छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो पहला सही है। इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर इंद्रावती नदी प्रभावित होती है। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम इंद्रावती पड़ा है। इसका क्षेत्रफल 1258 है, 1258 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 और 4, ये आपको चारों चीज सही। तो ऑप्शन हमारा डी जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। दंतेवाड़ा का लिंगानुपात, तो जननांकिकी से क्वेश्चन है। जिला दर्शन में हम लोग साथ में करते ही हैं, बाकी जननांकिकी का भी है। डायरेक्ट जिसको पता होगा वो डायरेक्ट लगा देगा, जिसको नहीं पता होगा नहीं लगा पाएगा। क्या आंसर आता है? 1023। दंतेवाड़ा का लिंगानुपात कितना है? 1023। किसी को नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा। चलिए 63 बोल रहा है क्वेश्चन, परचमपाल किस हेतु प्रसिद्ध है? तो परचमपाल में क्या है? सूकर प्रजनन केंद्र है, याद रखिएगा। परचमपाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूकर प्रजनन केंद्र के लिए। 63 का आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। 64 की तरफ बढ़ते हैं। बगीचा तहसील किस हेतु प्रसिद्ध है? तो बगीचा तहसील जशपुर जिला वाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसको देखेंगे तो हमने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जशपुर जिले का लीची मिलती है, हाँ। नाशपाती, हाँ। आम भी मिलता है और कटहल भी मिलता है। तो बगीचा तहसील में 4 चीज़ें मिलती हैं, लीची, नाशपाती, आम, कटहल, चारों का नाम दिया है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 64 का ऑप्शन डी, ये चारों चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो 1 2 3 4, ये यहाँ पे चारों चीज़ों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए फिर है कुदरगढ़ की पहाड़ी किस जिले में है? 65 क्वेश्चन है। कुदरगढ़ की पहाड़ी किस जिले में है? तो कुदरगढ़ की पहाड़ी है सूरजपुर जिले में। यहाँ पर एक देवी का मंदिर है कुदरगढ़ में। तो इसके बारे में मैडम आप लोगों को पढ़ाई होगी, और अगर हम लोग अगर सही चीज़ें चाहती है तो सूरजपुर जिले का एक हम लोग वीडियो भी लेके आएंगे। ऑलरेडी एक वीडियो डला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66
66 पूछ रहा है महान और घुनघुट्टा नदियों से संबंधित है, किसकी सहायक नदी है? तो महान और घुनघुट्टा रिहंद की सहायक नदी है, सबको पता होगा रिहंद की सहायक। चलिए 67, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना किस जिले में है? नाम से दिया है, हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे 4 शक्कर कारखाने हैं, सबको पता होगा, 2 तो कबीरधाम में जिले में है और एक हमारा कहाँ है, सूरजपुर जिले में और एक बालोद में है। तो अब 67 वाले की बात आती है, माँ महामाया, महामाया वाला कहाँ है? तो महामाया वाला हमारा है सूरजपुर जिले में, जो केरता में है। चलिए आते हैं, सही जोड़ी मिलाइए दिया है, तो सही जोड़ी वाला जो सिस्टम है इसको देखते हैं। अगली बार हम इसको और अच्छे से करेंगे, अभी जैसे सही जोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, इसको हम लोग आगे सेट कर लेंगे। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, ऐसे करना है। तो नेशनल हाईवे 30, NH30 की लंबाई हमारे पास कितनी आती है? सबसे लंबा है 636 किलोमीटर है। NH43 की बात करेंगे तो NH43 हमारा 353 किलोमीटर है। NH53 322 किलोमीटर है और NH130 ये कितना है? 292 किलोमीटर है। ये जो छत्तीसगढ़ के शुरू के 4 हैं हमारे नेशनल हाईवे टॉप से लंबाई पे, उन्हीं की लंबाई थी। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आंसर सीधा सीधा आएगा इसका। आंसर क्या आएगा हमारा? सी। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन हमारा सी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम मील पत्थर पर किस आधार पर रखा जाता है? राजकीय राजमार्ग है, देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग है या राजकीय राजमार्ग है, मतलब नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है? स्टेट हाईवे के बारे में बोल रहा है, तो स्टेट हाईवे जो भी रहता है उसके मील का पत्थर हरे रंग का रहता है, नेशनल हाईवे पे पीले रंग का रहता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? हरे रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, रामगढ़ की पहाड़ी की खोज किसने की थी? तो रामगढ़ की पहाड़ी की खोज हमारे करते हैं कर्नल आउसले। तो 70 का आंसर हमारा क्या आएगा? 70 का आंसर आएगा सी। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, जिले में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो जनरली कर्नल आउसले का नाम आपको याद होना चाहिए। बाकी जो नाम है सब ने अलग अलग खोज की है। अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत बड़ा नाम है, शंकर तिवारी ने भी एक गुफा की खोज की है, आप बता सकते हो कमेंट पे। दयाशंकर नाग, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा खोज की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गए हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। बोल रहा है, इस राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से दर्पण में निहारती हुई नायक और नायिका की मूर्ति मिली है? ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां पर दर्पण में निहारती हुई नायक और नायिका की मूर्ति मिली है? तो इसका आंसर आता है हमारा कौन सा? महेशपुर। महेशपुर में है, एक ऐसी मूर्ति मिली हुई है जिसमें ऐसे लग रहा है वो लोग दर्पण में हीरो हीरोइन आपस में देख रहे हैं। चलिए 71 के बाद 72 पे आते हैं हम लोग। इस राज्य का सबसे कम तापमान किस जिले में दर्ज किया जाता है? ओके, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। इस राज्य में सबसे कम तापमान किस जिले में दर्ज किया जाता है? तो कहाँ पे किया जाता है सबसे कम तापमान? तो मैन पाट में किया जाता है। अब बात आती है मैन पाट कौन से जिले में है? तो मैन पाट आता है हमारा सरगुजा जिले में। तो डायरेक्ट आंसर होगा क्या? सरगुजा जिला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बाबा मुराद शाह का मजार कहाँ स्थित है? तो बाबा मुराद शाह का जो मजार है हमारा, वो हमारा स्थित है तकिया में। तकिया है तीर्थ स्थल, वहाँ पर बाबा मुराद शाह है। लुथरा शरीफ में हमारे अलग हैं, इंसान बाबा है, यहाँ पे कौन है? बाबा मुराद शाह तकिया। चलिए आते हैं 74, ये रत्नदेव प्रथम के बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, इसका हम लोगों ने वीडियो भी डाला हुआ है रत्नदेव प्रथम का, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है ये। तो पहला जिसमें बोल रहा है स्टेटमेंट पे देखिए, छत्तीसगढ़ में इनका शासनकाल 1045 से 65 ईस्वी तक रहा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इनका विवाह कोमोमंडल की राजकुमारी से हुआ। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, कोमोमंडल की राजकुमारी से विवाह होता है। तीसरा स्टेटमेंट, विवाह के अवसर पे इन्होंने दूल्हा देव का मंदिर निर्माण करवाया। दूल्हा देव मंदिर इन्होंने नहीं करवाया है, वो रत्नदेव नहीं है, वो कवर्धा के फणी नागवंशी शासक है जिन्होंने दूल्हा देव मंदिर का निर्माण कराया। विवाह के अवसर पे करवाते हैं, वो ध्यान रखिएगा बस। इन्होंने रत्नपुर नगर बसाया है, तो चौथा स्टेटमेंट सही है। रत्नपुर नगर जो है इन्होंने बसाया है, रतनपुर जिसको बोलते हैं, अपने शादी के बाद बसाते हैं और वहाँ पे महामाया मंदिर बैठाते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा ये ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहला, दूसरा, चौथा। 74 का ऑप्शन आएगा हमारा सी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हमारा क्या आएगा? सी आएगा। चलिए 1 2 4 याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले शैल समूहों का सही क्रम बताइए। तो भूगोल से क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाले शैल समूह है उनका सही क्रम क्या है, ज़्यादा से कम पे। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, सबसे कम कौन सा, उसके बाद कौन है? तो सबसे ज़्यादा आर्कियन है, आर्कियन के बाद कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़। ऐसे याद रखना पड़ता है, आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़। कौन सा आ जाएगा? 75 का हमारा आ जाएगा बी, आर्कियन, आर्कियन के बाद कडप्पा, कडप्पा के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद धारवाड़। चलिए
गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? जस्ट अभी पास हुआ है गंगा दशहरा, इसका भी वीडियो आया हुआ है। गंगा दशहरे के बारे में एक बार क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में पूछ चुका है। तो गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ माह पे या जेठ माह पे शुक्ल पक्ष दशमी, जेठ शुक्ल पक्ष दशमी गंगा दशमी या गंगा दशहरा कहते हैं। चलिए याद रखिएगा। 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 77 पे बढ़ते हैं। हबीब तनवीर को पद्म भूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये भी हमारे वीडियो से ही क्वेश्चन है। हबीब तनवीर के बारे में हमने एक वीडियो डाला हुआ है अभी रिसेंट पे ही, तो उससे क्वेश्चन आ रहा है इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब प्राप्त होता है। तो हबीब तनवीर की बात करेंगे तो 26 जनवरी 2002 इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अब। छत्तीसगढ़ में हुई ऐतिहासिक घटनाओं पर ध्यान दीजिए। बोल रहा है तो 4 घटनाएं लिखी हुई है, 1 2 3 4। रायपुर के शनिचरी बाजार में माखनलाल चतुर्वेदी का ओजस्वी भाषण हुआ। तो रायपुर में नहीं हुआ था, ये वाला याद रखिएगा, यहीं पे गलत है। बिलासपुर के शनिचरी बाजार में हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। उनके द्वारा यह भाषण 1921 में दिया गया था, भाषण 1921 में हुआ था, ये ठीक है। इस हेतु उन्हें जेल जाना पड़ा, ओजस्वी भाषण के कारण जेल जाना पड़ता है, सही बात है। जेल में उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी, चौथा भी सही है। जेल में जो है उनको जब बिलासपुर जेल में रखा जाता है तो उन्होंने पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, ये सारी जो है कविताएं लिखी हुई हैं। तो इसमें जो बोल रहा है गलत कथन कौन सा है? गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, जो पहला है, पहला ट्रिक किया हुआ है, रायपुर लिखा है, बिलासपुर के शनिचरी बाजार में होता है, तो पहला हमारा जो है गलत स्टेटमेंट है, तो पहला हमारा गलत स्टेटमेंट रहेगा। तो 78 का ऑप्शन ए आएगा। चलिए 79 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 79 हमारा करंट से है, छत्तीसगढ़ के करंट से क्वेश्चन है। आमाराइट परियोजना के बारे में निम्न तथ्यों पर ध्यान दीजिए। आमाराइट परियोजना के बारे में बोल रहा है कि कथनों को बताइए। यह एक ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट है, पहला ठीक है, आमाराइट परियोजना एक ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट है। दूसरा बोल रहा है यह शीतकालीन प्रोजेक्ट है, दूसरा गलत है। तीसरा यह एमाइराइट का अपभ्रंश है, जी हाँ एमाइराइट का अपभ्रंश है। चौथा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, यह इससे बच्चों में खोजी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति जैसे गुण विकसित करने में मददगार माना जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, इसी के लिए सरकार ये जो है लेके आ रही है कि गर्मी में बच्चे बैठे बैठे बोर होते हैं, उससे अच्छा इनको ये काम करवाया जाए और इससे जो है बच्चे वैज्ञानिक प्रवृत्ति और खोजी प्रवृत्ति के गुण जो है उनमें विकसित होंगे। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। क्या बोल रहा है, सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन कौन कौन से, पहला, तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर सही। 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 80 नंबर पे आते हैं। 80 नंबर पे क्वेश्चन पे हमारा 80 नंबर क्या बोलता है, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा ये भी अभी छत्तीसगढ़ में नए नए नियुक्त हुए हैं, इनको जो है कार्यभार दिया गया है। तो किसका दिया गया है, तो जो हमारे CJI होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, मेन मुख्य न्यायाधीश, उनका कार्यभार इनको सौंपा गया है। इनके बारे में स्टेटमेंट बोल रहा है, 4 स्टेटमेंट लिखा है, देख लेते हैं, 1 2 3 4, चारों स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्हें बिलासपुर में उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश में नियुक्त किया गया है, जी हाँ बिल्कुल। PR रामचंद्र मेनन के सेवानिवृत्त होने के पश्चात इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें नियुक्त किया है, आंख बंद करके, क्योंकि हाईकोर्ट के जज को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। पहले जब न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी लोकपाल समिति के सदस्य बनाया गया था, तब भी इन्हें कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया था, जी हाँ बिल्कुल सही है, चारों स्टेटमेंट सही। तो जब भी आप करंट पढ़ोगे डिटेल में पढ़ना आवश्यक है, इसीलिए कि ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। इसमें क्या होगा, चारों आंसर जो है हमारे सही है, चारों कथन जो है सही है, तो ऑप्शन डी लगेगा हमारा सही आंसर। चलिए 81 बढ़ते हैं। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन पर रिसर्च करने महासमुंद से किसका चयन हुआ है, ये भी छत्तीसगढ़ का ही करंट है। महासमुंद की किस डॉक्टर को जो है कोरोना वैक्सीन के, वायरस की वैक्सीन के चयन करने के लिए किया गया है, रिसर्च करने के लिए, तो प्रज्ञा चंद्राकर, डॉक्टर प्रज्ञा चंद्राकर जो है उनका चयन होता है कोरोना वायरस और उनकी वैक्सीन के लिए रिसर्च पे। चलिए 82 क्वेश्चन आ रहा है 82 वाला। राज्य में कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? अगर लास्ट ईयर बोलता तो 52 था, इस साल इसका टारगेट बढ़ाया गया है और कितना किया गया है, 119। तो अगर आप पिछले साल का करंट पढ़ोगे तो 52 लगा के गलती कर दोगे, अभी कितना है 119 है, 119 को बनाने की घोषणा कर दी गई है सरकार द्वारा। तो 82 का हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण से संबंधित नवीनतम योजना का नाम क्या है? तो नवीनतम योजना जो चल रही है वृक्षारोपण से संबंधित, उसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। 83 का आंसर क्या आएगा, 83 का आंसर आएगा बी।
चलिए फिर हमारा मैथ रीजनिंग का सेक्शन शुरू होता है। तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु की कीमत 10% कमी हो जाए और कोई व्यक्ति अपरिवर्तित कीमत पर कितने प्रतिशत खर्च को कम करे कि उस वस्तु का उपभोग जो है परिवर्तित मतलब उपभोग जो है बराबर रहे। ओके, क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति अपरिवर्तित खर्च पर कितने प्रतिशत अधिक उस वस्तु का उपभोग कर सकता है। मतलब क्या है, आपको खर्चा नहीं बढ़ाना है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो कम कितना करे, उस वस्तु का उपभोग को कितना कम करे, इसके बारे में पूछा है। तो डायरेक्ट अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे R/100 माइनस R इंटू 100 लगेगा। तो कर लेते हैं 10/100 माइनस 10 इंटू 100। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10/90 इंटू 100 या 1000/90, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 100/9। तो 100/9 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11×99 और इतना मिलेगा। तो हमको आंसर क्या मिलेगा 11 से ही 1/9%। तो 84 का हमारा आंसर क्या आएगा सी। याद रखिएगा 84 का सी। चलिए फिर क्वेश्चन आता है 85। एक वस्तु 500 में खरीद कर 600 में बेच दी गई, 500 में खरीद कर 600 में बेच दी गई, लाभ प्रतिशत बताइए कितना है। तो हमको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। हमारा कॉस्ट प्राइस जो है 500 है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 600 है। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर यहाँ से करेंगे तो 600 माइनस 500/500 इंटू 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 100/500 इंटू 100। यहाँ से अगर हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो 100 एकम 100, 100 पंचे 500, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 20%। तो 20% क्या होगा हमको लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना रहेगा 20%। तो 85 का हमारा क्या आंसर आएगा ए आएगा। चलिए 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपको बोल रहा है दिशा से क्वेश्चन है। यदि पूर्व को उत्तर, उत्तर को पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और सभी दिशाओं के नाम ऐसे ही बदल दिया जाए तो बताइए उत्तर पूर्व को क्या करेगा। तो चलो दो दिशा का बनाना पड़ेगा हमको टारगेट या डायग्राम। तो ऐसे दो दिशा हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। कैसे नाम रखेंगे, तो पहले नॉर्मल जो नाम रहता है दिशा का वही रखेंगे। तो जैसे ये होती है हमारी पूरब, ये होती है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट और ये होता है साउथ वेस्ट, ऐसे रहता है। अब क्या बोल रहा है पूर्व को उत्तर बोला जाए, तो पूर्व को क्या बोल रहा है उत्तर, तो पूर्व को उत्तर लिख देते हैं। उत्तर को पश्चिम बोला जाए, उत्तर को पश्चिम, तथा इसके बाद पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। पश्चिम को क्या कह दे रहा है वो दक्षिण कह दे रहा है, कुछ इस प्रकार से। तथा इसी प्रकार से सभी दिशाओं के नाम बदल दिए जाए। अगर आप देखोगे तो जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, आप यदि देखोगे यहाँ पे दक्षिण आ जाता है, यहाँ पे पूर्व आ जाएगा। तो ये जो दिशा है, जो ओरिजिनल दिशा है, उसको क्या किया है इसने रोटेट किया है कितना 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो सभी दिशाएं वैसी जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगी। तो पूछ क्या रहा है उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। उत्तर पूर्व अभी हमारा यहाँ पर है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया जाएगा तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो उत्तर पूर्व हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट की जगह पे जो था ये वाला नॉर्थ वेस्ट ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर पूर्व को हमारा कहा जाएगा उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर पूर्व की जगह पे कौन आ गया हमारा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम होगा हमारा आंसर। क्या आंसर आएगा हमारा 86 का ऑप्शन ए। दिशा के नाम परिवर्तन वाला जो पैटर्न रहता है उससे ये क्वेश्चन था। तो 86 का ए। चलिए 87 पे आते हैं। किसी विद्यालय में 20% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 40 है। उस विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। 20% बॉयज हैं तो कितने लड़कियां होंगी 80% गर्ल्स होंगी। अब 80% का मान दिया है कितना 80% का मान है 40। कुल छात्रों की संख्या बोल रहा है 100% का मान आपसे पूछ रहा है। 80% बराबर 40 तो 100% बराबर कितना होगा 40/80 इंटू 100। एकदम बेसिक क्लास में हम लोग अच्छे से किए हुए हैं, एक एक नियम से भी काम टाइम है तो जल्दी बनाना है। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 एकम 2, 2 50 100। कितना आएगा उत्तर 50। तो उस विद्यालय में कितने बच्चे होंगे टोटल, तो छात्र होंगे टोटल छात्र 50 छात्र। तो 87 का आंसर हमारा कितना आएगा 20 या बी। चलिए आते हैं 88। 88 बोल रहा है राम प्रातः काल कुछ इस प्रकार से खड़ा है कि उसकी परछाई उसके ठीक सामने बनती है। वह 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अपनी दिशा से घर से किस दिशा पे। चलिए तो पहले राम को खड़ा करना है हमको। ये डायरेक्शन के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। राम कुछ इस प्रकार से खड़ा है कि उसकी परछाई उसके ठीक सामने पड़ती है। सूर्योदय का समय है, मतलब सूरज हमारा पूर्व दिशा में है। हम लोग दिशा पहले लिख देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब राम ऐसे खड़ा होता है कि उसकी परछाई उसके ठीक सामने पड़ती तो राम का मुंह किस तरफ होगा पश्चिम की तरफ होगा।
अब क्या बोलता है, वह सीधा सीधा 4 किलोमीटर चलता है, तो सीधा सीधा 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलेगा। पेन का कलर बदल लेते हैं, समझने के लिए थोड़ा मोटा इंक ले लेते हैं। वो 4 किलोमीटर चलता है हमारा कुछ इस तरफ, पश्चिम की तरफ। अब 4 किलोमीटर चला है, फिर क्या बोलता है, बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। 3 किलोमीटर चला इस तरफ। चलिए, वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। ये दिशा की बात करेंगे तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। और कितनी दूरी, तो पाइथागोरस लगेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 और 9 25, मतलब √25 बराबर 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम। तो 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम है क्या हमारे पास, ऑप्शन डी। तो 88 का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर वो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, जिस प्रकार अमीटर का संबंध विद्युत धारा से है उसी प्रकार वोल्ट मीटर का संबंध किससे है। अमीटर का काम क्या होता है, वो विद्युत धारा नापता है, तो वोल्ट मीटर क्या नापता है भैया, वोल्टेज नापता है, वोल्टेज डिफरेंस, विभवांतर नापता है। ओके, डायरेक्ट हो जाएगा एनालॉजी। चलिए, फिर आता है, जिस प्रकार किसान का संबंध खेत से उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है। किसान खेत में जाकर काम करता है, शिक्षक कहाँ जाकर काम करता है, शिक्षक विद्यालय में जाकर काम करता है। तो 90 का आंसर क्या होगा, सी होगा। बेसिक क्वेश्चन है एनालॉजी का। चलिए, फिर है, जिस प्रकार सफेद कबूतर शांति से संबंधित उसी प्रकार कमल किससे संबंधित है। सफेद कबूतर शांति का प्रतीक होता है, कमल किसका प्रतीक होता है, तो कमल होता है सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक। तो 91 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलिए 92 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। 92 क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती और 5 रुपये कम में बेची होती तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 92 क्वेश्चन को हमको अभी बनाना है। क्या बोलता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं इतना ही है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20% लाभ पे, मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 120/100। यदि उसने वह वस्तु 20% कम पे खरीदी होती, चलो हम लोग क्या करते हैं 20% कम पे ले लेते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 100x रुपये। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाता है 100x इंटू 120/100, इसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे। अब 20% कम पे खरीदता तो नया कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता 80x, 20% कम हम डायरेक्ट कर दिए, और 5 रुपये कम में बेची होती तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे, जो हमारा पहले था ये वाला 100x माइनस इंटू 120/100 माइनस 5, ये हो जाता हमारा नया सेलिंग प्राइस। तो उसे 25% का लाभ होता, मतलब 25% का लाभ किसमें होता 80x इंटू 125/100, इतनी वैल्यू मिलती। तो हम लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा। 100x इंटू 120/100 माइनस 5 बराबर हमको कितना मिलेगा 80x इंटू 125/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको वैल्यू निकालना रहेगा 100x की, क्योंकि क्रय मूल्य हम लोग 100x माने हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 25। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपये हो जाएगा। अभी समय की कमी के कारण जो है इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर बता दिए हम। 93 नगर निगम रायपुर, अब लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। नगर निगम रायपुर में कौन सी संख्या है, तो नगर निगम रायपुर जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नगर निगम रायपुर में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंदी के क्वेश्चन पे आते हैं ये, तो इजी रहता है। अगर आपका सी सेट कमजोर है तो लैंग्वेज आप मजबूत करके चलिएगा। चलिए 94 बढ़ते हैं। 94 में क्या है, मैं स्वयं को श्रेष्ठ मानता हूँ। ये कैसा सर्वनाम है, मैं स्वयं को श्रेष्ठ मानता हूँ, तो ये क्या है अपने बारे में बता रहा है। तो ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है, निजवाचक। चलिए 95 की बात करते हैं। 95 क्वेश्चन क्या है, छोटकुन में कौन सा विशेषण है, छोटकुन सा। तो छोटकुन में कौन सा विशेषण है 95 में, तो छोटकुन सा है, उसका गुण बता रहा है। कोई भी चीज का छोटकुन छोटकुन सा है तो गुण बता रहा है। तो 95 में हमारा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। चलिए 96 है, उसका सिर खुजलाता है में कौन सी क्रिया है, उसका सिर खुजलाता है, किसका पता नहीं, आंसर नहीं मिल रहा है ना। तो कैसी क्रिया है ये हमारी, उसका सिर खुजलाता है, हमको आंसर नहीं मिला है, तो कैसी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अगर आंसर मिल जाता तो सकर्मक क्रिया होती। चलिए 97 स्थानवाचक अव्यय है, इनमें से कौन सा अव्यय जो है स्थानवाचक है, तो स्थान कौन सा दिख रहा है, पीछे। आसपास डिफाइन नहीं कर पा रहा है, पहले डिफाइन नहीं कर पा रहा, तक डिफाइन नहीं कर पा रहा, पीछे जो है डिफाइन कर देता है, उसके पीछे है, इसके पीछे है, डिफाइन कर सकता है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं 98 झूठ मत बोलो, इसमें कौन मत का जो है कौन सा निपात है, ये पूछ रहा है। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो में मत क्या है ये पूछ रहा है आपसे।
तो मत क्या है हमारा, मना कर रहा है, झूठ बोलने से मना कर रहा है। तो झूठ बोलने से मना करेगा तो क्या है, एक तरीके से निषेध कर रहा है। तो निषेध करना या मना करना तो निषेध बोधक होगा। 98। चलिए 99, अब्बड़ अकन में कौन सा विशेषण है। 99 पूछ रहा है अब्बड़ अकन में कौन सा विशेषण है, तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है अब्बड़ अकन में। छत्तीसगढ़ी शब्द है, आप लोगों को मीनिंग पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल रंग का होता है, इस वाक्य में छिपे प्रविशेषण को पहचानिए। प्रविशेषण के बारे में बात कर रहा है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल रंग का होता है, प्रविशेषण की बात करता है, तो प्रविशेषण हमारा क्या रहेगा, इसमें सिंदूरी रहेगा। तो सिंदूरी विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, आप लोगों को पता होगा हिंदी में। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन, झोला ला फेंक दिस में कौन सा कारक है। झोला ला फेंक दिस कौन सा कारक है पूछ रहा है, तो कर्म कारक है। किसको फेंक दिया, झोला को फेंक दिया। कौन फेंका है नहीं पता, कर्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए छत्तीसगढ़ी शब्द कुरिया का अर्थ क्या होता है, ये पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ी शब्द कुरिया का अर्थ क्या होता है, तो कुरिया का अर्थ होता है हमारा कमरा। छत्तीसगढ़ में कमरा को कुरिया कहते हैं। तो ये टोटल हमारे 100 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किए थे हम लोग बनाना, तो टोटल 100 क्वेश्चन थे प्रश्न में, जिसका मॉडल आंसर हम लोगों ने आपको दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, आप लोगों का टेस्ट अच्छा गया होगा। यदि किसी वजह से हमारा आंसर में वहाँ पे गड़बड़ होता है और हमारा गलती से कोई गलत आंसर चेक हुआ होगा, तो उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपका स्कोर हम लोग जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जैसे अगर ये वाले में रिस्पांस हमारा अच्छा आता है और आपको और भी टेस्ट ऐसे चाहिए होंगे, तो हम लोग मंथली एक टेस्ट जो है हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।